हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो तक हमने बात कर ली थी सेक्शन 11 की। आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पीरियड। वो जो प्रिस्क्राइब टाइम हमको निकालना है उसको कंप्यूट कैसे करेंगे, हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। तो अपने बैरक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 12 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में जो लगा हुआ टाइम है उस टाइम को हम एक्सक्लूड करेंगे वो प्रिस्क्राइब पीरियड कैलकुलेट करने में। आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि सूट, अपील या एप्लीकेशन का जो लिमिटेशन पीरियड निकालना है, जो कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने में जिस दिन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस दिन से हम गिनना शुरू कर रहे हैं, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है। अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स कराने के लिए जिस दिन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना था उस दिन से 3 साल का पीरियड होता है लिमिटेशन पीरियड। तो वो जो दिन था जहाँ से रेकन करना है, जहाँ से कैलकुलेट करना है 3 साल का पीरियड, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अब आगे बताया गया कि अगर अपील फाइल की गई है या फिर एप्लीकेशन लगाई गई है फॉर लीव टू अपील, रिव्यू एंड रिविजन, तब क्या होगा। ये बताया गया है कि जिस जजमेंट की कंप्लेन फाइल की जा रही है, जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है, जिसकी अपील की जानी है, उस जजमेंट को जिस दिन पास किया गया उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। और ऐसे जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने में, रिव्यू, रिवीजन, अपील हम जब भी करते हैं तो हमें जजमेंट की कॉपी भी साथ में लगानी होती है। तो उसकी कॉपी को प्राप्त करने में जितना समय लगा ना, उस समय को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि किसी डिक्री या ऑर्डर की अपील, रिव्यू या रिवीजन करनी है या फिर एप्लीकेशन लगाई है फॉर लीव टू अपील, तो ऐसी डिक्री या ऑर्डर की कॉपी प्राप्त करने में जितना समय लगा ना, तो उस समय को हटा दिया जाएगा। उस समय को हटा के ही कैलकुलेट किया जाएगा टाइम पीरियड। फिर आगे बताया गया कि अगर किसी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है तब क्या होगा। बात की गई कि उस अवार्ड की कॉपी प्राप्त करने में जितना समय लगा गया है उतने समय को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो बेसिक चीज़ हमें यही याद रखनी है कि जब भी हम किसी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट की अपील, रिव्यू या रिवीजन करते हैं तो उस डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने में हमें जो समय लगा है ना, उस समय को लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आपने उस डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, उससे पहले जितना भी समय कोर्ट ने ऐसी डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर को बनाने में लिया, प्रिपेयर करने में लिया, उस समय को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे सेक्शन 13 में बताया गया है जहाँ पे लीव टू सू और अपील एज एन पॉपर पेश की गई है कि मुझे एज ए पॉपर, निर्धन व्यक्ति की तरह, इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए अलाउ किया जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा। ये सूट और अपील के केसेस की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे उस व्यक्ति ने तो सू और अपील एज ए पॉपर की एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, और जहाँ वो गुड फेथ में अपनी ऐसी एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट कर रहा है कोर्ट के अंदर, वो प्रोसीडिंग चल रही है गुड फेथ में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो गुड फेथ में कर रहा है, और ऐसी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो जितना पीरियड उसने इन गुड फेथ प्रोसिक्यूट करने में लगाया अपनी एप्लीकेशन को, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेशन के अंदर से। आगे कोर्ट के एक डिस्क्रिप्शन की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति से कोर्ट फी ले ले जितनी उसको शुरुआत में देनी थी, और उसका जो सूट है या उसकी जो अपील है उसको ऐसे ट्रीट कर सकता है मानो ऑन फर्स्ट इंस्टेंस से उस व्यक्ति ने अपनी कोर्ट फी पे कर दी थी, और फिर उसकी सूट या अपील को ऐसे फोर्स दिया जाएगा, ऐसे ट्रीट किया जाएगा मानो उस व्यक्ति ने ऑन फर्स्ट इंस्टेंस ही अपनी जो कोर्ट फी थी वो पे कर दी थी और उसका जो सूट है वो उसी वक्त से चल रहा है। अब आगे सेक्शन 14 के अंदर बात की गई है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। मतलब आपने ऐसे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग लड़ी, केस लड़ा जिसके अंदर जुरिडिक्शन ही नहीं थी, लेकिन आपने बोनाफाइडली ऐसा सूट लड़ा है, ऐसी अपील लड़ी है, तब क्या होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना सूट किसी कोर्ट के अंदर लाया और उस सूट को लाने से पहले ही वो उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी ऐसे कोर्ट के अंदर विद ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ अपना जो सूट है वो लड़ रहा था, ऐसा मानते हुए कि उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, उस कोर्ट के पास ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अपील या रिव्यू, रिवीजन का जुरिडिक्शन है, वो ऐसा मानते हुए उस कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा था, अपना सूट लड़ रहा था। बाद में ये पता चला कि उस कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन था ही नहीं। तो जितने पीरियड तक उस व्यक्ति ने इन गुड फेथ उस कोर्ट के अंदर सूट लड़ा है, उतने टाइम को नए कोर्ट के अंदर सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति विद ड्यू डिलिजेंस एंड केयर उस कोर्ट के अंदर गया था, लेकिन जुरिडिक्शन के लैक या नेसेसिटी ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से वहाँ पे वो सूट नहीं चल सकता, इसलिए नए कोर्ट के अंदर लाया गया है, तो उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बस ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर था वो दोनों सूट के अंदर सेम होना। फिर सब सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन की बात की गई है कि अगर
उस व्यक्ति ने ऑन ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अपील या रिवीजन का कोर्ट समझते हुए किसी दूसरे कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा रखी, गुड फेथ एंड विद ड्यू डिलीजेंस अपनी ये जो एप्लीकेशन है वो प्रोसिक्यूट कर रहा था, तो वो जो पीरियड उसने उस प्रोसीडिंग में लगाया, उस प्रोसिक्यूशन में लगाया, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में से। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने जो एप्लीकेशन लगाई वो सेम पार्टी के अगेंस्ट होनी चाहिए दोनों कोर्ट के अंदर, और उसने जो रिलीफ मांगी पहले वाले कोर्ट से वो भी सेम होनी चाहिए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो गुड फेथ में उस कोर्ट में लड़ रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन वो जो कोर्ट है उसकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर उसको रिलीफ नहीं दे सकता, इसलिए वो अब जो सही रिलीफ देने वाला कोर्ट है विद जुरिस्डिक्शन वाला जो कोर्ट है उसके अंदर वो आया है। अब सेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया है कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 23 है उसका जो रूल 2 है उसमें लिखी हुई बातों के होते हुए, मतलब उस रूल में कुछ भी बात लिखी हुई है उसके होते हुए सबसेक्शन 1 की बातें उस सूट के ऊपर भी लागू होगी जो कि विड्रॉ किया गया है उस कोर्ट में से, ये परमिशन लेते हुए कि ये जो सूट है बिकॉज ऑफ वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन फेल होगा ही होगा और हमें परमिशन दे दीजिए विड्रॉ करने की ताकि हम दूसरे कोर्ट में जाके फाइल कर सके। क्योंकि ऑर्डर 23 के रूल 2 में बताया गया है कि अगर आपने कोर्ट से विड्रॉ कर दिया सूट तो आपको दोबारा परमिशन नहीं मिलेगी सूट फाइल करने की। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कि इस सूट के पर्पस के लिए सबसे पहले बताया गया है कि फॉर्मर सूट जो प्रोसीड किया जा रहा था, जो पेंडिंग था, उसका जो हम टाइम एक्सक्लूड करेंगे उसके कैलकुलेशन के अंदर जिस दिन वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ और जिस दिन वो सूट ख़त्म हुआ वो दोनों दिन को भी इंक्लूड किया जाएगा और उन दोनों दिन को मिलाकर ही जो एक्सक्लूडिंग टाइम है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। आगे बताया गया कि कोई प्लेंटिव या कोई एप्लीकेंट अगर किसी अपील को रेजिस्ट कर रहा है ना तो उसको भी माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग को प्रोसिक्यूट कर रहा है। फिर हमने सबसेक्शन 3 के अंदर बात करी थी कॉज ऑफ लाइक नेचर, तो यहाँ पे बताया गया कि उस कॉज ऑफ लाइक नेचर के अंदर मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, मतलब पार्टीज या कॉज ऑफ एक्शन का अगर मिस जॉइंडर हो गया है तो उसको भी माना जाएगा इट इज़ अ कॉज ऑफ लाइक नेचर फॉर डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 15 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 15 के अंदर कुछ दूसरे केसेस बताए गए जिसके अंदर टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। हम टाइम को जो कंप्यूट करेंगे उसके अंदर कुछ टाइम को हम एक्सक्लूड करेंगे, उन केसेस के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कोई सूट फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन लगानी है और ऐसा सूट या एप्लीकेशन का हमें कंप्यूट करना है टाइम पीरियड, तो जितने वक्त के लिए उस सूट या उस एप्लीकेशन के ऊपर इंजंक्शन लगा हुआ है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, तो जिस दिन वो स्टे ऑर्डर इंजंक्शन लगा, जितने वक्त के लिए वो इंजंक्शन या स्टे रहा और जिस दिन वो इंजंक्शन या स्टे जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हुआ, उस सभी पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंप्यूटेशन में से। अब आगे बताया गया ऐसा कोई सूट जिसके लिए नोटिस देना ज़रूरी था, पहले एक नोटिस देना था या फिर उससे पहले गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसेंट लेनी थी या उसका सैंक्शन लेना था, तो जितने पीरियड का वो नोटिस पीरियड रहा, ये जितना टाइम ऐसे सैंक्शन या ऐसे कंसेंट को लेने में लगा, उस टाइम को भी कंप्यूटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि जहाँ पे सैंक्शन या कंसेंट लेनी है तो ऐसे सैंक्शन या कंसेंट के लिए जिस दिन एप्लीकेशन लगी या जिस दिन उस एप्लीकेशन का जवाब आया, जब हमें कंसेंट या सैंक्शन मिला, उन दोनों दिनों को भी इंक्लूड किया जाएगा एक्सक्लूजन के अंदर, मतलब उन दोनों दिनों को भी जोड़ेंगे और उनको जोड़ने के बाद जो टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पीरियड को कंप्यूटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आगे बताया गया है कि अगर किसी सूट या एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री की एप्लीकेशन लगनी है और वो एप्लीकेशन किसी रिसीवर या लिक्विडेटर के द्वारा लगनी है। रिसीवर तो कौन से केस में, जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो रहा है, और लिक्विडेटर कब, जब किसी का वाइंडिंग अप हो रहा है, किसी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, तो ऐसी एप्लीकेशन रिसीवर या लिक्विडेटर द्वारा ही लगेगी। तो जिस दिन वो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई और जिस दिन वो रिसीवर अपॉइंट हुआ उससे लेके अगले 3 महीने तक का जो टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर जाएगा कंप्यूटेशन में से। अब आगे बताया गया कि कोई सूट फाइल करना है पोजीशन के लिए बाय परचेजर, मतलब परचेजर सूट फाइल कर रहा है पोजीशन के लिए जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो जितना पीरियड उस सेल को सेट असाइड करने की जो प्रोसीडिंग है उसको लड़ने में जो टाइम ज़ाया हुआ है उस परचेजर का, उतने टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कंप्यूटेशन में से उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए जो पोजीशन के लिए वो सूट फाइल करेगा। वही बताया गया कि अगर किसी सूट का लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना है तो जितने वक्त के लिए वो डिफेंडेंट इंडिया की टेरिटरी से बाहर रहा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकार है जिन टेरिटरीज के ऊपर, उस टेरिटरी से वो व्यक्ति बाहर रहा, उतने वक्त को कंप्यूटेशन में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। की बात कर लेते हैं। सेक्शन 16 के अंदर बताया गया है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू, मतलब राइट टू सू अराइज हुआ उससे पहले ही अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है अगर वो जिंदा होता तो उसके बाद राइट टू सू या राइट टू मेक एन एप्लीकेशन अराइज होता, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु के बाद में ही राइट टू सू या राइट टू एप्लीकेशन अराइज होगा, तो ऐसे सूट या ऐसी एप्लीकेशन लगाने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो तब से शुरू होगा जिस दिन
उस व्यक्ति का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए जो केपेबल हो ऐसा राइट टू सू या राइट टू मेक एप्लीकेशन को एक्सरसाइज करने के लिए। बताया गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिंदा होता जिसके अगेंस्ट राइट टू सू अराइज हो, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही राइट टू सू या राइट टू मेक एन एप्लीकेशन अराइज होगा, तो लिमिटेशन पीरियड तब से कंप्यूट किया जाएगा जिस दिन उस मृत व्यक्ति का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाए जिसके अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता हो या जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन मेंटेन की जा सकती हो। यहाँ पे कैपेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि सेक्शन 6 के तहत वो डिसेबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी व्यक्ति का राइट अराइज हो रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है पहले ही, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब केपेबल होगा सेक्शन 6 के तहत तब ही लिमिटेशन पीरियड चालू होगा, या जिसके खिलाफ सूट फाइल करना है तो वो व्यक्ति का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब केपेबल होगा सेक्शन 6 के तहत तब से ही लिमिटेशन पीरियड जो है वो चालू होगा। सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में लिखी हुई बातें प्रीएम्पशन के जो सूट है उनके ऊपर लागू नहीं होगी, और साथ ही साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी या हेरिडिटरी ऑफिस जो है उसकी पोजीशन के लिए जो सूट फाइल किया जाएगा उसके ऊपर लागू नहीं होगी। सेक्शन 16 का प्रिंसिपल ये है कि राइट टू सू या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति का अस्तित्व हो जिसके अगेंस्ट वो राइट टू सू या फिर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हो रहा है, या फिर ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में हो जो कि अपना जो राइट टू सू है वो यूज़ कर सके, या फिर वो जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसको यूज़ करके सूट फाइल कर सके। ये बात बोली गई थी सीटी कुट्टी वर्सेस कुंती पद्मोना के केस के अंदर। अब सेक्शन 17 के अंदर बात की गई है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। सूट और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है, अपील्स के ऊपर नहीं है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ये जो सूट और एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं ना वो डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट या उसके जो एजेंट है उसके फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है, या फिर ऐसे जो राइट है जिसके ऊपर बेस करके हम सूट फाइल कर रहे हैं उसकी नॉलेज जो है वो ऐसे रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट या उसके एजेंट के द्वारा कंसील की गई है फ्रॉडुलेंटली, या फिर मिस्टेक की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए ना उसकी रिलीफ के लिए सूट फाइल किया गया या एप्लीकेशन लगाई है, या फिर किसी राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली उन व्यक्तियों के द्वारा छुपाया गया है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा, तो इसमें बताया गया है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना वो जब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि ऐसी मिस्टेक या फ्रॉड के बारे में प्लेंटिफ को पता नहीं लग गया हो, या फिर वो ड्यू डिलीजेंस के द्वारा ऐसे फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में पता न लगा सकता हो, तब तक लिमिटेशन पीरियड चालू नहीं होगा। जब तक प्लेंटिफ या एप्लीकेंट जो है वो ऐसे दस्तावेजों को पेश न कर सकता हो, डॉक्यूमेंट्स को पेश कराने के लिए कंपेल न कर सकता हो, तब तक लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू नहीं होगा। इसके अंदर बताया है कि इस सेक्शन में लिखी हुई कोई भी बात ऐसा कोई सूट या फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करने के लिए या फिर मेक करने के लिए अनेबल नहीं करेगी ऐसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगाने के लिए, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को सेट असाइड करने के लिए जो कि फ्रॉड के केस के अंदर किसी बोनाफाइड पार्टी के द्वारा कंसिडरेशन, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देने के बाद ली गई है, या फिर ऐसी पार्टी जो कि फ्रॉड का हिस्सा नहीं था और न ही वो ऐसे फ्रॉड के बारे में जानता था, या फिर ऐसा उसके पास कोई रीज़न था जिससे उसको ऐसे फ्रॉड के बारे में पता चल सके। ऐसी पार्टी के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो उसके खरीदने को सेट असाइड नहीं किया जाएगा या उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं लगाया जाएगा। आगे बताया गया कि ऐसी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हुई है और सब्सिक्वेंटली फिर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया गया है और ऐसा जो ट्रांसफरी था उसको प्रायर मिस्टेक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसके बाद रीज़न टू बिलीव था कि प्रायर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई मिस्टेक हुई है। फिर आगे बताया गया कि अगर ये कंसील्ड डॉक्यूमेंट का केस है कि डॉक्यूमेंट कंसील किया गया है, उसके द्वारा फ्रॉड किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट कंसील किया गया है, अगर उस प्रॉपर्टी को वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के खरीदा गया है या फिर उस प्रॉपर्टी को जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको ऐसे कंसीलमेंट के बारे में पता नहीं था और न ही ऐसा कोई रीजन टू बिलीव था कि ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट कंसील किया गया है और उसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। अब सब सेक्शन 2 में बताया है कि अगर जजमेंट डेटर ने फ्रॉड या फिर फोर्स के द्वारा किसी डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से रोक दिया है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर एग्जीक्यूट होने से अगर उसने रोक दिया है, तो ऐसे केस के अंदर वो कोर्ट जो है ना वो डिक्री होल्डर जो जजमेंट क्रेडिटर है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर वो जो डिक्री या ऑर्डर जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है लिमिटेशन पीरियड से बाद में भी करवा सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लेकिन प्रोविजन में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि उस जजमेंट क्रेडिटर या फिर जो डिक्री होल्डर है उसके द्वारा ऐसे फ्रॉड की जब उसको नॉलेज हुई या ऐसे जो फोर्स की जो उसको नॉलेज हुई उसके 1 साल के भीतर भीतर उसको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा देनी होगी कि ऐसे फ्रॉड या फोर्स के द्वारा मेरा जो एग्जीक्यूशन था उसको रोका गया है, मेरी जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। 17 जो है ना वो उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है
कि जिस पार्टी के साथ डिफ्रॉड किया गया ना उसका राइट जो है ना वो इफेक्ट नहीं हो सकता लैप्स ऑफ टाइम के साथ, या फिर उसके द्वारा ऐसा कोई एक्ट किया गया है जो कि वो ऐसे फ्रॉड या फिर ऐसा जो कंसीलमेंट था या फिर ऐसे जो मिस्टेक थी उसकी इग्नोरेंस में उसने कोई काम किया है, ऐसे काम की वजह से भी उसका जो राइट है ना वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको फ्रॉड या ऐसी मिस्टेक के बारे में पता लगेगा ना तो सब्सिक्वेंट कोई भी अगर वो एक्ट कराए या सब्सिक्वेंट जो भी टाइम आ रहा ना वो फिर लिमिटेशन पीरियड के अंदर आता जाएगा। आपको जैसे नॉलेज मिली आप जाके कार्रवाई कर दीजिए। अब यहाँ पे केस है बाबूलाल वर्सेस चंदाबाई का, ये कर्नाटका का केस है AIR 1989 का। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 70 जो है वो एनेबलिंग सेक्शन है जो कि लिमिटेशन पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पोस्टपोन करता है। यहाँ पे बोलता है कि अगर आपका लिमिटेशन पीरियड एक बार चालू हो चुका है और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली कोई फ्रॉड किया गया तो आपकी लिमिटेशन पीरियड की रनिंग को नहीं रोकेगा। जब आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस टाइम वो आपके ऊपर फ्रॉड हो रखा है तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा।